जोरदार तालियों के साथ स्वागत सचिन पायलट जी का, जो हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं। और चलिए उनसे सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सचिन जी, राजस्थान में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, लेकिन मैं इस सेशन की शुरुआत थोड़ा सा हटकर कर रही हूँ। हमें पता चला है कि आप राजमा चावल बहुत अच्छा बनाते हैं और कुकिंग को लेकर आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन राजस्थान में तो दाल बाटी और प्याज की कचौरी खाई जाती है। अब कुकिंग की नॉलेज अगर आपको है तो आप जानते होंगे कि रोटी जो है वो पलटती है, उस हिसाब से तो क्या राजस्थान में इस बार बीजेपी की बारी है? ये सवाल सबके जहन में रहता है और आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में जो परंपरा रही राजस्थान में, वो हमेशा 5 साल में लोग बदलाव करते हैं, लेकिन परंपराएं टूटती भी हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो फीडबैक हमें मिला है, जो दौरे हम लोग कर रहे हैं, उसमें जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देना चाहती है। देखो, अंतिम निर्णय तो जनता करेगी 25 तारीख को, लेकिन जो परसेप्शन बना है, जो माहौल बना है, जो देश में भी आज मैं देख रहा हूँ, कर्नाटक में हम लोग जीत कर आए हैं, हिमाचल में जीते हैं, अच्छा कैंपेन हमारा हो रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ख़त्म हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस बार हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छे बहुमत के साथ दोबारा सरकार रिपीट करेंगे। और केंद्र की सरकार को भी लोग गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो तमाम जो पहलू हैं उसको देखकर मैं आश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ दोबारा मैंडेट ले सकती है। आप आश्वस्त हैं कि परंपरा टूटेगी और वापस गहलोत मतलब राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की? मेरी जितने लोगों से बात हुई है, खास तौर पर जो पायलट समर्थक लोग हैं, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा पीछे 2018 में बहुत संघर्ष किया सचिन पायलट ने, लाठी भी खाई, आंदोलन भी चलाए, लेकिन उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो सरकार भले ही रिपीट होगी, लेकिन क्या चेहरा बदलेगा? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, पहली बात। और हमारी कांग्रेस पार्टी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, और वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, हर राज्य में हम ऐसा ही करते हैं। हम लोग चुनाव लड़ते हैं और एक बार बहुमत अगर जनता देती है तो जो हमारे विधायक होते हैं उनसे राय लेने के बाद जो पार्टी की लीडरशिप है वो तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो फिलहाल हम सबका उद्देश्य यही है कि हम तीनों 5-4 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त दिलाएं, हम लोग मेजॉरिटी मार्क पर आएँ। उसके बाद ये निर्णय तब लिया जाएगा कि कौन क्या रोल अदा करता है। 2018 की आप बात कर रहे हैं, 18 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हम चुनाव जीते और हम 21 विधायक रह गए थे पिछली बार। तो 21 से हम 5 गुना बढ़ के 100 का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ, सरकार हमारी बनी। उस वक्त भी हम सभी विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो नियुक्त करेंगे कि कौन नेता बनेगा विधायक दल का। और मैं समझता हूँ ये कोई यूनिक नहीं है इस बार के लिए, या ये यूनिक नहीं है इस प्रदेश के लिए। हमेशा हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसे ही होगा चुनाव के बाद। सचिन जी, दिल्ली में एक बात की चर्चा बहुत जोरों पर रहती है और वो चर्चा ये चलती है कि बीते 5 सालों में यहाँ पर विपक्ष की भूमिका बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट ने निभाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दिल्ली में क्या चर्चा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राजस्थान में जो चर्चा है वो ये है कि राजस्थान में विपक्ष गायब रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 5 साल बीजेपी जो एक नेशनल पार्टी है, अगर 5 साल वो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करते विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर, और लोगों से एसोसिएट करते और एक जागरूक और एक एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी के रूप में दिखते, तो शायद आज ये माहौल नहीं होता। सचिन जी, आप युवा नेता हैं, कुछ युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं। बीजेपी पेपर लीक को एक बड़ा इशू बना रही है, आपको लग रहा है कि इसे हैंडल करने में आपकी सरकार से कोई चूक हुई है? देखिए, पेपर लीक हुए हैं, हर जगह हुए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्य से हम खिलवाड़ करें। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, और फिर पेपर आउट हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है। उन पर क्या बीतती होगी? ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे परिवार हैं। तो उनके प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे और फिर वो नौजवान अगर हताश हो जाएगा इस देश का, तो फिर देश के लिए बड़ी चुनौती है अगर उसका वो फेथ सिस्टम में खत्म हो जाएगा। इसलिए इन इश्यूज को मैंने उठाया था। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जातिगत जनगणना निश्चित रूप से हमारी पार्टी का एक स्पष्ट निर्णय लिया वर्किंग कमेटी ने, होनी चाहिए। और इसके लिए 2 मिनट दीजिए मेरे को, क्यों होनी चाहिए? हम बजट देते हैं, घोषणाएं करते हैं, स्कीम्स लॉन्च करते हैं, समाज के उस तबके को जो जरूरत है, अगर हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, कहाँ रह रही है, किस आर्थिक हालात में रह रहे हैं, तो हम उसको साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट कर पाएंगे? आप अगर आंकड़ा, जातिगत जनगणना किस लिए चाहिए समझिए, हमें असलियत पता पड़े।
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक हमारे पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं होंगे हम साइंटिफिकली स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार, राज्य सरकारें टारगेटेड सेगमेंट्स को पहुंचाने के लिए, आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर मुझे पता है कि यहाँ 100 में से 25 लोग बहुत गरीबी हालत में रह रहे हैं, हम 25 तक पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ा हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे? और इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ इससे खत्म होगा। अगले 2, 5, 10 साल में उन लोगों को हम उस लेवल पर ले आएंगे, फिर ये सब आर्थिक जो डिस्पैरिटीज हैं खत्म हो जाएंगी। तो जनगणना होनी चाहिए, ये आर्थिक और सामाजिक, इसमें समाज को लाभ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जो विरोधी है तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने का काम। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना, क्या कहें? वो कह सकते हैं। आपकी अलायंस आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो आप उम्मीद करते हैं विरोधी बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जमाने चले गए, अब कोई कहने वाला नहीं है, मन में अगर होगा तब भी नहीं बोलते हैं। आपकी अलायंस पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप जिस तरह अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सरकार तो आपने चलाई, इससे पहले क्यों नहीं है विचार आया? देखिए, हर दशक, हर युग में स्थितियां बदलती हैं। हमारी पहली चुनौतियां कुछ और थीं। हम लोग पहले खाने का अनाज बाहर से मंगाया करते थे। ये बात करते हैं आज आत्मनिर्भर की। भारत को आत्मनिर्भर तब बना जब हमने हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, इंदिरा जी के टाइम हुआ, नेहरू जी के टाइम हुआ। हमारे भारत में बहुत कमियां थी। जातिगत जनगणना पर नहीं सोचा गया? अरे भाई, मैं कह रहा हूं जब खाने को अनाज नहीं है तो बाकी काम आदमी होंगे ना। लेकिन आज मुझे लग रहा है ये एक वास्तविकता बनी है, इसको ना बजाय इसको पॉलिटिसाइज करने के, इस पर सकारात्मक रुख रखना चाहिए। और अगर आंकड़े सामने आते हैं तो उसमें किसी को हर्ज क्या होता है? लेकिन अलायंस कितना मजबूत है? बात अलायंस की भी बहुत मजबूत है। लेकिन कैसे? सचिन जी, मध्य प्रदेश में ऐसी भी खड़ी है, आप किसी एक स्टेट में किसी एक दल की कुछ सीटों के ऊपर जो अभी मीडिया में आया उसको बेस बना के आप मत समझिएगा, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस जो है ये एक नेशनल अलायंस है और बहुत जल्द हम लोग लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी स्टेट में किसी पार्टी की कुछ सीटों के ऊपर हमारा अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो। मैं आज फिर कहता हूं, जो कुछ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप कह रही हैं उसे हम बेहतर हैंडल कर सकते थे। बहरहाल वो टाइम निकल गया, लेकिन अब संवाद करने के बाद, क्योंकि हर नेता और हर दल की अहमियत है और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अलायंस है तो लोगों की सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं, लोगों की अपेक्षा भी होती हैं। उन सबको समेट के हम लोगों को अपना हमने, और हमारा अलायंस का उद्देश्य क्या है, 24 में लोकसभा के अंदर हम सरकार बनाएं, इसलिए कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी एक या दो राज्य में किसी एक या दो दल के कुछ कहने ना कहने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अंत में हमारा जो लक्ष्य है वो नेशनल इशू है और उस पर हम लोग पूरी तरह कमिटेड हैं, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए। क्या यही एडजस्टमेंट आपने डीएमके के साथ किया जब सनातन को डेंगू और मलेरिया उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया? कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको कंडोन नहीं किया है। किसी ने क्या बोला? अब अगर इतनी पार्टियां हैं, अगर सब पार्टियों की सारी सोच, सारी रणनीति, आइडियोलॉजी एक ही हो, सब मर्जी नहीं कर जाते सारे के सारे। अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपना बोल रहे हैं, हो सकता है मैं सहमत ना हूं उनकी बात से, लेकिन आप उसको हाईलाइट करके बोलना चाह रहे हैं। और मैं पूछूं आपसे, जो एनडीए अलायंस था वो कहाँ है आज? ना शिवसेना उसमें है, ना अकाली दल उसमें है, ना नीतीश कुमार उसमें है, ना पीडीपी उसके अंदर है, वो तो कोलैप्स ही कर गया। उस पर नहीं पूछेंगे आप लोग किसी ने स्टेटमेंट दिया उसका पूछ रहे हैं। बोलिए, आप जवाब दीजिए, हमने तो सवाल किया। आपका काम सवाल पूछने का, मेरा थोड़ी ना है। आपको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि जो एनडीए इतना शक्तिशाली वाजपेयी जी के टाइम में था, आज वो दिखाई नहीं पड़ता है। आज उनको एक इंडिया अलायंस बनने के बाद कैसे कैसे 25-30 पार्टियों को जोड़ के फोटो खिंचवाई दिल्ली में कि एनडीए दोबारा पैदा हो गया। कभी मिशकल मांझी जी को लिया है, कभी किसी और को लिया है, जिनका कोई सांसद विधायक नहीं है। तो ये एक वास्तविकता है और ये घबराहट एनडीए के जहन में होना स्वाभाविक है। मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं कि जब 65% वोट लाने वाली पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, 10 साल उनको भी हो गए, काम करके दिखाए नहीं, अब कितने नारे लगवाओगे, कितने भाषण दोगे, वही रिपीट करके लोग, अब कुछ चीज़ें बासी हो जाती हैं, बदलाव लोग चाहते हैं, तो जहन में डर आना कोई स्वाभाविक हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बदलाव की बात आपने की, 18 में एक तस्वीर सामने आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट की थी, राजस्थान को लेकर भी, एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर भी। राजस्थान की तस्वीर में अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे। इस बार जब 3 तारीख को तस्वीर आएगी और अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम रहते हैं तो राहुल गांधी के साथ एक चेहरा होगा या 2 होंगे? ऐसा है, जब तस्वीर आएगी अपने आप देख लेना, लेकिन जो भी तस्वीर आएगी अच्छी तस्वीर आएगी, इतना कहना चाहता हूँ।
सचिन पायलट जी, आपकी सबसे ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री किसके साथ है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मेरी सबसे बेहतर केमिस्ट्री कांग्रेस पार्टी के साथ है। 2024 के लिए जो विपक्षी अलायंस है उसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कहा जा रहा है बहुत सारे दावेदार हैं, इसी पर बीजेपी आपको सवाल पूछ रही है कि कौन होगा, शरद पवार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार? बीजेपी पूछ रही है, आप पूछ रहे हो? मैं उनकी तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। हमने स्पष्ट कर दिया, हम पद के लिए लायक नहीं है। मत भूलिए, पद के लिए अगर झगड़ा करना होता तो कांग्रेस में तो सोनिया जी या राहुल जी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता था 2004 में भी। 30 साल से कोई पद पे रहा नहीं। आज भी हमारे अलायंस पार्टनर्स ने सबने कहा कि पद बाद की बात है, पहले मुद्दे की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, लोगों को मन जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे पद कौन सा भागा जा रहा है। जब जीत जाएंगे आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे, कोई ना कोई बन जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, पिछली बार वोट मार्जिन बहुत कम था, इस बार कांग्रेस का नारा है 156 के पार, आप क्या कहते हैं कितनी सीटें आएंगी और क्या? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं फीडबैक वो मेरा एक एनालिसिस है, ये काल्पनिक नहीं है। ये एनालिसिस ये है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में और हम अच्छे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से देने के लिए। बहुत धन्यवाद आप।